जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग जो 10th क्लास की मैथमेटिक्स का लेक्चर चल रहा था उसमें आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने दो थ्योरम्स देख ली थी मैथमेटिक्स की। एक थी यूक्लिड डिविजिबल थ्योरम और दूसरी थी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, अंकगणित की मूलभूत प्रमेय। हम इनके एप्लीकेशन देख रहे थे कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स का एप्लीकेशन क्या है, प्रयोग क्या है। तो पहला हमने ये देखा था कि प्राइम फैक्टर्स का इस्तेमाल करके दो नंबर्स के बीच एलसीएम या एचसीएफ निकालना। अब जरा हम ये देखते हैं, हमने एक फार्मूला ए भी देखा था कि ए और बी अगर दो नंबर्स हैं तो उनका मल्टीप्लिकेशन होता है एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इंटू एलसीएम ऑफ ए एंड बी। ये ऐसा फार्मूला। अब हम देखते हैं कि एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ थ्री नंबर्स, और ये भी हमें देखना है कि अगर तीन नंबर गिवन है, थ्री नंबर्स गिवन है, तो फिर हमारा ये फॉर्मूला होल्ड करेगा या नहीं करेगा, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा या नहीं होगा। ठीक, तो मान लेते हैं एलसीएम एचसीएफ निकालने का मेथड वही है, बस सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। और हमारे पास तीन नंबर लिखी हैं, 4, 24 और 20। ठीक, ये संख्याएं लिखी हैं। हिंदी मीडियम में कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एलसीएम है लासापा, एचसीएफ है मासापा ऑफ थ्री नंबर्स, मतलब तीन संख्याओं का महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त। ठीक है, तो चार का फैक्टर कीजिए, तो चार का क्या आ जाएगा, 2 × 2 मतलब 2 की पावर 2। 24 का क्या आ जाएगा, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। और 20 का क्या आ जाएगा, 20 का आ जाएगा 2 × 2 × 5। इसमें से कॉमन टर्म कौन सा है, वो है 2। 2 की कितनी पावर तीनों में कॉमन है, मैक्सिमम पावर, वो है 2 की पावर 2। तो एच सी एफ हो गया 2 की पावर 2, मतलब 4। एलसीएम, जितने नंबर आपको अलग अलग दिख रहे हैं वो आप लिख लीजिए। एक तो 2 दिख रहा है, और 3 दिख रहा, 5 दिख रहा, और इनकी हाईएस्ट पावर लिख दीजिए। 2 की हाईएस्ट पावर इन तीनों में कितनी है, 3, तो 2 की पावर 3। 3 की हाईएस्ट पावर है 1, 5 की हाईएस्ट पावर है 1, तो ये कितना आया, 120। ठीक, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं, यही फार्मूला लगाता हूं, तो 4 × 24 × 20 कितना आया, 24 चौको 96, 96 इंटू 2, 1920, 1920। ठीक, अब अगर मैं एलसीएम इंटू एच सी एफ करूं, तो 4 × 120, ये कितना आएगा, ये है एलसीएम इंटू एच सी एफ, ये कितना है, 480। अब 480 कभी भी 1920 के बराबर है, नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हम इस फार्मूले को जनरलाइज्ड नहीं कर सकते। मतलब अगर तीन नंबर दिए गए हों तो ए बी सी का मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू एच सी एफ ऑफ ए बी सी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी सी। ये फार्मूला होल्ड नहीं करेगा अगर तीन नंबर्स दिए। तो क्या होल्ड करेगा ये देख लेते हैं। ठीक, इनका अलग अलग निकाल लेते हैं, एलसीएम भी निकाल लेते हैं अलग अलग और एचसीएफ भी निकाल लेते हैं पेयर में। हमारे पास नंबर्स कितने थे, ये दो, तीन। ठीक, इनको पेयर में बनाकर
पहले हम 4 और 24 का निकाल लेते हैं, फिर 4 और 20 का निकाल लेते हैं, और फिर 24 और 20 का निकाल लेते हैं। 4 और 24 का निकालना हो तो 4 का है 2 की पावर 2, और 24 का 2 की पावर 3 इंटू 3। इनका HCF कितना हुआ? 2 की पावर 2 मतलब 4, और LCM कितना हुआ? 2 की पावर 3 इंटू 3 मतलब 24। 4 और 20 का निकालिए। 4 और 20 का निकालेंगे तो 4 को लिखेंगे 2 की पावर 2, और 20 को लिखेंगे 2 की पावर 2 इंटू 5। तो इनका HCF कितना आया? इनका HCF आया 2 की पावर 2 मतलब 4, और LCM कितना आया? महत्तम समाप वो लघुत्तम समापवर्त, वो आ जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 5 20। 24 और 20 का निकालते हैं। 24 को क्या लिखेंगे? 2 की पावर 3 इंटू 3, और 20 को क्या लिखेंगे? 2 की पावर 2 इंटू 5। HCF क्या निकलेगा? 2 की पावर 2 मतलब 4, और LCM क्या निकलेगा? 2 की पावर 3 इंटू 5। वो कितना निकला? इंटू 3 भी होगा, 120। ठीक। अब हम LCM ऑफ 4, 20, 24, तीन संख्याएं हैं, तीनों किसी भी क्रम में लिख सकते हैं आप, इज इक्वल टू 4 इंटू 20 इंटू 24 इंटू LCM ऑफ, सॉरी, HCF 4, 20, 24 डिवाइडेड बाई HCF ऑफ 420 इंटू HCF ऑफ 424 इंटू HCF ऑफ 20 इंटू 24। अगर मैं इनका मल्टीप्लिकेशन करूं, इन तीनों का LCM क्या आया था? 120। इनका पेयर वाइज HCF कितना है? 4 24 का है 4, सभी का है 4, डिवाइडेड बाई ये कितना आया था? 1920, और यहाँ का HCF कितना था? 4। देखिए ये इक्वल हैं, 12 चौके 48, 48 मतलब 480, 480 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 1920 इंटू 4 इंटू, मतलब ये इक्वल है। तो यहाँ से आप इसको जनरलाइज्ड फार्मूला में बदल दीजिए। वो क्या बदलेंगे कि LCM ऑफ ABC 3 नंबर्स इंटू HCF ऑफ, इनका पेयर वाइज बनाइए, अगर 3 नंबर हैं और एट ए टाइम 2 का लेकर के पेयर बनाना है तो कितने पेयर बन सकते हैं? AB, BC, CA इज इक्वल टू, इज इक्वल टू ABC इंटू
ये है यहाँ पर एलसीएम, तो यहाँ पर आ जाएगा HCF। ये आपका फार्मूला है 3 नंबर्स के लिए। अगर यहाँ पर एलसीएम की बजाय HCF लिख दिए तो यहाँ पर एलसीएम लिखा जाएगा, यहाँ पर एलसीएम लिखा जाएगा, यहाँ पर एलसीएम लिखा जाएगा, और यहाँ पर वो HCF है ये वाला, तीनों का एलसीएम है, यहाँ पर ये HCF है लिखा, तो यहाँ पर आ जाएगा एलसीएम। ठीक, ये फार्मूला आप याद रखिएगा। ये कब है? 3 डिजिट्स के, जब 3 डिजिट्स में दी गई हो, तब आपको 3 डिजिट्स दी गई हो, फिर आपका एलसीएम और HCF निकालना हो, तो ये फार्मूला आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। इसी फार्मूले का प्रूफ ही हमने इस केवल क्वेश्चन में आपको दिया है कि अगर ऐसा 3 नंबर्स हो तो आपको कैसे निकालना है, कौन सा फार्मूला होल्ड करेगा, वो आप देख लीजिए। कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। अंकगणित की मूलभूत प्रमेय जो हमने पढ़ा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, उसका हमने पहला यूज पढ़ा कि एलसीएम और HCF कैसे निकालते हैं। ठीक, अब उसका दूसरा अनुप्रयोग, दूसरा एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, और वो ये पढ़ रहे हैं टू प्रूफ एनी नंबर इज इररेशनल। यह सिद्ध करना, हिंदी में लिख लीजिए, यह सिद्ध करना कि कोई संख्या अपरिमेय है या नहीं। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक, तो इसके लिए एक थ्योरम है, थ्योरम के अंदर थ्योरम, और वो थ्योरम ये कहती है कि यदि p एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं जो या तो केवल स्वयं से विभाजित हों या एक से विभाजित हों। ठीक, यदि p एक अभाज्य संख्या है और p a स्क्वायर को विभाजित करती है, तो p a को भी विभाजित करेगी। ये स्टेटमेंट है, इंग्लिश में देख लेते हैं। इफ p इज ए प्राइम नंबर एंड p डिवाइड्स a स्क्वायर, a स्क्वायर कोई नंबर है, p उसको क्या करता है, डिवाइड करता है, देन p आल्सो डिवाइड्स a, p a को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो अगर कोई स्टेटमेंट हम पढ़ रहे हैं थ्योरम का, तो हमें इसको क्या करना है, प्रूव भी करना होता है। ये सही है स्टेटमेंट, ये सभी पर लागू होता है या नहीं। प्राइम नंबर को, धीरे धीरे इंग्लिश के वर्ड देखते रहिएगा, प्राइम नंबर्स को ही अभाज्य संख्या कहते हैं। कल मैंने बताया है कि आपको क्वेश्चन पेपर हमेशा इंग्लिश में देखना है। ठीक, तो ये टर्म आप देखते रहेंगे तो ये आपका अभ्यास बन जाएगा, और जैसे ही अभ्यास बना फिर आपको लैंग्वेज में कभी भी भाषा में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, तो p एक अभाज्य संख्या है, मतलब प्राइम नंबर, और कहा गया है कि p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है।
तो पी ए को भी डिवाइड करेगा। ये इस थ्योरम का स्टेटमेंट है, कथन है। तो चलिए इसका प्रूफ देख लेते हैं। इसका प्रूफ ऐसे देखते हैं। अगर 20 लिखा है तो 20 के फैक्टर क्या हुए? 2 × 2 × 5 ये हुए। जो इसके फैक्टर होंगे ना, ये नंबर उसी से डिवाइड होगा। तो ये 20 किससे किससे डिवाइड हो सकता है? 2 से डिवाइड हो सकता है, क्योंकि 2 इसका फैक्टर है। 2 × 2 क्या हो गया? 4। 4 से भी डिवाइड हो सकता है। 2 × 5 क्या हो गया? 10। 10 से भी डिवाइड हो सकता है। और एक स्वयं से डिवाइड हो सकता है 20 से। और एक तो है ही है। तो ये जो नंबर है, ये इतने नंबर से डिवाइड हो सकता है। ये नंबर कहाँ से आए? ये नंबर कुछ और नहीं है, इस 1 को छोड़ करके बाकी सब इसके क्या हैं? प्राइम फैक्टर से लिए गए हैं। जो हमारी अंकगणित की मूलभूत प्रमेय कहती है कि किसी भी भाज्य संख्या को, किसी भी कंपोजिट नंबर को उनके प्राइम फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन में ब्रेक किया जा सकता है। और यही हमने, प्राइम फैक्टर्स हैं और ये उनका मल्टीप्लिकेशन है, यही हमने पढ़ा। तो अगर ये कहा जाए, ये एग्जाम्पल था खाली आपको समझाने के लिए। तो अगर ये कहा जाए, लेट, लेट मतलब माना, इंग्लिश हिंदी में माना, ए जो संख्या है उसके प्राइम फैक्टर्स P1 P2 P3 एंड सो ऑन Pn है। कोई जरूरी नहीं है, जैसे यहां पर देखिए 20 के 3 फैक्टर हैं, लेकिन पहला और दूसरा फैक्टर क्या है? इक्वल है, मतलब 2 2 है। इसी तरह यहाँ पर हो सकता है P1 P2 के इक्वल हो सकता है P2 P3 के इक्वल हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ठीक। तो ए स्क्वायर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा P1 स्क्वायर, P2 स्क्वायर, P3 स्क्वायर, Pn स्क्वायर। अब स्टेटमेंट में क्या कह रहा है? स्टेटमेंट आपको क्या कह रहा है कि पी ए स्क्वायर को विभाजित करता है। तो कोई नंबर अगर किसी नंबर को विभाजित कर रही है, इसका जैसे यहां पर कहा जाए कि 2 20 को विभाजित कर रहा है, इसका मतलब कि 2 इसका क्या है? 20 का एक प्राइम फैक्टर है या नहीं? तो सिंपली यहां पर लिख सकते हैं कि यदि पी ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो पी ए स्क्वायर का एक अभाज्य गुणनखंड होगा। अभाज्य गुणनखंड को इंग्लिश में बोलेंगे प्राइम फैक्टर। एग्जाम्पल के तौर पर वो 20 वाला एग्जाम्पल देखिएगा कि अगर 2 20 को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब कि 2 20 का क्या है? एक प्राइम फैक्टर है। या 4 अगर 20 को डिवाइड कर रहा है तो 4 क्या है? 20 का एक प्राइम फैक्टर है। तो सिमिलरली अगर पी ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो पी क्या होगा? ए स्क्वायर का एक अभाज्य गुणनखंड होगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो इसके गुणनखंड हैं, इनमें से कोई एक पी होगा। होगा या नहीं होगा? और अगर कोई एक पी हुआ ए स्क्वायर के गुणनखंड में से एक गुणनखंड पी होगा। और जबकि ए स्क्वायर के गुणनखंड कौन से हैं? ये P1 स्क्वायर, P2 स्क्वायर, P3 स्क्वायर एंड सो ऑन Pn स्क्वायर। तो इनमें से कोई एक क्या है? P के बराबर है।
कोई भी एक, चाहे P1 हो, चाहे P2 हो, चाहे P3 हो। अब अगर कोई एक P के बराबर है तो इसका क्या मतलब है? अगर इनमें से कोई एक P के बराबर बन जाएगा तो A के गुणनखंड कौन थे? यही थे, P1 P2 P3 Pn। इसका मतलब ये हुआ, यहां पर लिखिए, अतः P A का भी एक अभाज्य गुणनखंड होगा। और जब P A का एक अभाज्य गुणनखंड है, इसका मतलब ये हुआ कि P डिवाइड्स A। इसका क्या मतलब है कि P A को विभाजित करेगा या करता है। करेगा कि नहीं करेगा? जो इसका कोफैक्टर होगा वो उसको विभाजित करेगा ही करेगा, डिविजिबल करेगा ही करेगा, डिविजिबल होगा ही होगा अपने कोफैक्टर से। तो अगर ए स्क्वायर बी से डिवाइड हो रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि ए भी क्या होगा? पी से डिवाइड होगा ही होगा। अगर पी ए स्क्वायर का कोफैक्टर है तो पी ए का भी कोफैक्टर होगा ही होगा। कौन सा कोफैक्टर? प्राइम कोफैक्टर। ठीक, बात समझ में आ गई? ये प्रूफ हो गया। चलिए, अब इसी थ्योरम का यूज करके हम ये देखेंगे कि कोई संख्या अपरिमेय है या नहीं। तो क्वेश्चन है हमारा कि सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए √3 इज इर्रेशनल। √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। हम इसका उल्टा मानते हैं तो मान लेते हैं कि, माना, लेट का मतलब माना, √3 एक परिमेय संख्या है। अगर √3 एक परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या की डिफिनीशन क्या होती है? कि परिमेय संख्या वो होती है जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां पर कंडीशन ये है कि Q नॉट जीरो हो। ऐसी कंडीशन है। अब मैंने आपको बताया था कि P/Q के रूप में लिखने में हमें ये ध्यान में रखना है कि P और Q कौन से नंबर हो? को प्राइम नंबर हो। को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनमें कॉमन फैक्टर केवल और केवल एक होता है, उसके अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं होगा। जैसे अगर आपको लिखा जाए 2/4, तो ये क्या है? ये एक परिमेय संख्या तो है, लेकिन 1/2 आपका आंसर है, ज्यादा सही है। तो 2/4 को ही क्या लिख देंगे? 1/2। क्यों? क्योंकि यहां पर कॉमन फैक्टर क्या है? 2। तो 2 से आप हटा दीजिए, भाग कर दीजिए, तो 1/2। अब 1 और 2 में से जो दोनों के बीच में कॉमन है वो क्या है? 1। तो ऐसी संख्याएं जिनमें कॉमन फैक्टर क्या है? 1, ऐसी संख्याओं को क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर्स। क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर्स। को प्राइम का मतलब ये हुआ सह अभाज्य संख्या। सह इसलिए क्योंकि दो संख्याओं की बात की जा रही। ठीक, तो इसमें से हम मान लेते हैं कि कॉमन फैक्टर कुछ भी रहा हो। अगर कुछ नहीं है, 1 है, तो ये मान लेते हैं कि P और Q को प्राइम है। को प्राइम का मतलब सहभाज्य है। स्क्वायर कर दीजिए, तो 3 इज इक्वल टू P² / Q। तो ये क्या हो जाएगा? 3Q² इज इक्वल टू P²। ठीक, चलिए,
ये वाली, ये क्या कह रहा है कि 3q² अगर मैं इसका को फैक्टर करूं तो को फैक्टर में 3 भी आएगा, और मैं इस नंबर को लिखूंगा कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3। ये जो q² है ये 3 से विभाजित होगा, और हमारी थ्योरम क्या कहती है, जो भी हमने थ्योरम पढ़ा, कि अगर कोई नंबर, प्राइम नंबर, किसी को विभाजित करता है, अगर p a² को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि q 3 से भी विभाजित होगा। ये हमने कंक्लूजन कहाँ से निकाला, ये कंक्लूजन निकाला स्टेटमेंट से, थ्योरम के प्रमेय से, जो प्रमेय अभी हमने पढ़ी, कि अगर q² 3 से विभाजित है तो q भी क्या होगा, 3 से विभाजित होगा। सिमिलरली अगर ये 3 से विभाजित है तो ये भी क्या है, यहां पर लिख लीजिए आगे, ये दोनों इक्वल हैं, तो अगर ये 3 से विभाजित है तो ये भी क्या होगा, 3 से विभाजित होगा, तभी ये इक्वल होंगे। तो यदि 3q² इज इक्वल टू p² और एंड 3q² इज डिविजिबल बाय 3, अगर ये q² इस 3 से विभाजित है, देन p² इज आल्सो डिविजिबल बाय 3, तभी ये इक्वल होंगे। और अगर ऐसा है, इसका मतलब ये हुआ कि p इज आल्सो डिविजिबल बाय 3, इसका मतलब ये हुआ कि p भी 3 से विभाजित होगा। और हमने पहले ही पढ़ लिया है, क्या पढ़ लिया है, कि p और q के बीच में कोई भी कॉमन टर्म नहीं है, कॉमन टर्म एक ही है, वो क्या है, एक। क्यों, क्योंकि ये क्या है, को प्राइम नंबर। अगर ये सह अभाज्य संख्या नहीं होती तो इनके बीच में कोई ना कोई कॉमन फैक्टर होता। ठीक, जैसे एग्जांपल मैंने बताया 2 और 4, ये कभी भी को प्राइम नंबर नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि इनके बीच में कॉमन फैक्टर क्या है, एक के अलावा 2 भी है। जबकि को प्राइम नंबर या सहभाज्य संख्याओं में क्या होता है, केवल और केवल कॉमन एक ही नंबर होता है, और वो होता है 1। तो हमने ये क्या देखा, यहीं पर मान लिया था कि p और q क्या है, को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्याएं हैं। और अगर सहभाज्य संख्याएं हैं तो इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा। लेकिन हमारा प्रूफ क्या बता रहा है कि इनके बीच में कॉमन फैक्टर कौन सा है, उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है, उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है, वो है 3। और जबकि ये डिफिनीशन क्या कहती है कि p और q क्या है, को प्राइम नंबर। तो दोनों स्टेटमेंट आपस में क्या हो रहे हैं, विरोधाभास। एक तरफ हम कह रहे हैं कि कोई कॉमन फैक्टर नहीं, और एक तरफ कह रहे हैं कि 3 एक क्या है, कॉमन फैक्टर है। ये 3 कॉमन फैक्टर क्यों आया, क्योंकि हमने इसको एक परिमेय संख्या मानी। तो अगर इन दोनों में से विरोधाभास हो रहा है, इसका मतलब ये है हेंस √3 इज इर्रेशनल। √3 क्या है, इर्रेशनल। ये विरोधाभास क्यों आया, क्योंकि हमने ये माना था परिमेय संख्या है। तो अतः हम यह कह सकते हैं कि √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। जो हमें सिद्ध करना है उसका उल्टा लेकर के चल रहे हैं, इसको बोलते हैं प्रूफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, विरोधाभास का
विरोधाभास को सिद्ध करना। ठीक है, तो यहाँ पर दो स्टेटमेंट क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के विरोधी हैं। एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि P और Q सहभाज्य संख्या हैं, मतलब इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है सिवाय 1 के। और दूसरी तरफ हम इससे क्या देख रहे हैं थ्योरम से, कि अगर क्यू स्क्वायर 3Q² 3 से डिवाइड हो रहा है तो क्यू स्क्वायर भी क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा। और क्यू स्क्वायर अगर 3 से डिवाइड है तो क्यू भी क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा। अगर 3 से डिवाइड होने वाली नंबर ये है तो इसके इक्वल ये भी नंबर है, इसका मतलब P² भी 3 से क्या होगा, डिवाइड होगा। और अगर P² 3 से डिवाइड है तो P भी क्या है, 3 से डिवाइड है। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर क्या मिला, 3। और हमने पहले क्या मान रखा था कि ये क्रो प्राइम नंबर है, मतलब इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर है ही नहीं सिवाय 1 के। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के विरोधाभासी। और एक दूसरे के विरोधाभासी होने का कारण क्या था, क्योंकि जो हमने माना था वो गलत माना था, ये परिमेय संख्या नहीं है। अतः ये सिद्ध होता है कि √3 ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसी तरह आप प्रूफ कर लेंगे, √3 के बजाय √5, यहाँ पर √5 लिख दीजिएगा। तो ये कॉमन फैक्टर क्या मिलेगा, 5। और जब 5 मिलेगा तो क्या हो जाएगा, वही विरोधाभासी स्टेटमेंट, विरोधाभासी कथन, और फिर ये सिद्ध हो जाता है कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जब दो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का सम किया जा रहा हो। जैसे आपसे कहा जाए 5 + √2, ये क्वेश्चन है कि प्रूव दैट, पीटी का मतलब प्रूव दैट, सिद्ध करो 5 + √2 इज इर्रेशनल। हिंदी मीडियम वाले थोड़ा ध्यान देंगे, इज एम आर तो समझ ही रहे होंगे, रेशनल इर्रेशनल ये हमने बता दिया है आपको, तो इसी का आप हिंदी अनुवाद कर लीजिएगा। ये सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो सिमिलरली वही कीजिए, क्या कि माना 5 + √2 एक परिमेय संख्या है। कीजिए रेशनल नंबर। जब रेशनल नंबर है तो इसको आप किस में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में, जहां पर Q नॉट 0 है। ठीक, इसको आप ये भी लिख सकते हैं, अब ध्यान से देखिए, P/Q अगर रेशनल है, रेशनल परिमेय, इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ कि 5Q - P डिवाइडेड बाई Q इज आल्सो रेशनल। ये भी एक क्या होगा, परिमेय संख्या ही होगा। और ये है परिमेय संख्या रेशनल, और ये क्या है, इर्रेशनल। √2 क्या पढ़ चुके हैं हम लोग, इर्रेशनल। तो ये अगर रेशनल है तो रेशनल नंबर कभी भी इर्रेशनल के इक्वल नहीं हो सकता। रेशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू इर्रेशनल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होगा, और अगर ये रेशनल है, और यहाँ पर क्या शो हो रहा है कि ये रेशनल है और ये इर्रेशनल, दोनों विरोधाभासी शो हो रहे हैं। पहली बात तो हम एक तरफ ये कह रहे हैं कि ये कभी इक्वल नहीं होते, और दूसरी तरफ यहाँ पर इक्वल हैं ये। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों में से कोई एक गलत है। ये तो सही है, तो गलत क्या है ये, और ये गलत क्यों हुआ, क्योंकि हमने ये मान रखा था कि ये एक क्या है, रेशनल नंबर। अब यहीं से लिख दीजिएगा, हेंस इस प्रकार सिद्ध होता है कि 5 + √2 इज इर्रेशनल नंबर। 5 + √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, बात समझ में आ गई। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, वो होगा एक एप्लीकेशन इसका बाकी है, मूलभूत प्रमेय अंकगणित की जो पढ़ रहे हैं हम,
अभी तक हमने 2 एप्लीकेशन बताए हैं, 2 अनुप्रयोग बताए हैं, एक तीसरा एप्लीकेशन बाकी है, वो हम आपको कल बताएंगे। ठीक है, तो फिर कल हमारा फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट एक्सरसाइज आपका रियल नंबर्स का वो ख़त्म हो जाए। आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, आपको बुक बता दी गई है, एनसीईआरटी क्लास 10th फॉलो की जा रही है। कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछते रहिए कमेंट सेक्शन में या बाकी जगह। ठीक है, तब तक के लिए अच्छे से खूब पढ़ाई कीजिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।